आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी हम जो शुरू करने वाले हैं आज का सेशन, आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस 2.0 के बारे में कि जो व्यवहारिक फाइनेंस है बेसिकली कैसे काम करता है। कुछ विशेष अनुमानित चीज़ें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे एंड आई मेक श्योर कि बिल्कुल थ्रू आउट हिंदी में ये सेशन ना रहे क्योंकि हिंदी के शब्द बहुत कठिन हैं इसमें। आई मेक श्योर कि मैक्सिमम चीज़ें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको बताई जाए, राइट। बुक या नोटबुक या कोई पेन लेकर के जरूर बैठें। बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं एक एक पॉइंट पे कैसे चीजें आगे स्टार्ट होंगी, राइट। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कुछ बिहेवियरल फाइनेंस बेसिकली है क्या। तो बिहेवियरल फाइनेंस तीन चार चीजों को मिला करके बनता है, राइट। कौन कौन सी चार चीजें हैं? सबसे पहले मिलेगा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। दूसरा फाइनेंस यानी कि वित्त। तीसरा आपको मिलेगा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के बारे में। फोर्थ आपको पॉइंट देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने का जो विज्ञान है वो। ये चारों अपने आप में बहुत ही विस्तृत बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक्स हैं, राइट। और इन पे अलग से एक बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स किए जा सकते हैं, बट इन सबको मिला करके एक टॉपिक जो है वो बनता है, दैट इज बिहेवियरल फाइनेंस यानी कि व्यवहारिक वित्त या व्यवहारिक धन के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं आज। एक क्विक रिकैप अगर हम करें, देखिए इंग्लिश में ऑलरेडी ये पूरा वीडियो अवेलेबल है, तीनों पार्ट इसके अवेलेबल हैं, बिहेवियरल फाइनेंस 1.0, बिहेवियरल फाइनेंस 2.0 एंड 3.0। ये हम हिंदी में इसको बना रहे हैं। सो 1.0 में क्या क्या चीजें जो डिस्कस हुई हैं वो है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस। कुछ ह्यूरिस्टिक्स हैं, ह्यूरिस्टिक्स का आम भाषा में मतलब होता है अनुमानित चीजें, संभावनाएं जो सबके मन में आमतौर पर रहती हैं। एनोमलीज का मतलब होता है बेसिकली विसंगतियां, ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए या बट आम तौर पे उसको हम फॉलो करते हैं, वो चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑलरेडी क्योंकि वीडियो बन चुका है उस पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मानसिक शॉर्टकट जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता में काम आते हैं या डिसीजन मेकिंग में जो हमें काम करते हैं, बेसिक उनका आसान भाषा में मतलब होता है ह्यूरिस्टिक, राइट। ह्यूरिस्टिक को बहुत इजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें आपको देखने को मिलेगा एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी का मतलब है जो वर्तमान में सिचुएशंस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हमारे उसके जो उपलब्धताएं हैं सिचुएशंस की उसके हिसाब से हमारे डिसीजंस या निर्णय होते हैं। रिग्रेट अवर्जन आपको देखने को मिलता है, बेसिकली पछतावे से अगर बचना हो तो हमें किस तरह के हेरिस्टिक्स या मानसिक शॉर्टकट्स को अपनाना है, उस तरह की चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। देन नेव डाइवर्सिफिकेशन है, मेंटल अकाउंटिंग है, स्टेटस क्यू बायस है, गैम्बलर्स पॉलिसी, इसको हम मॉन्टे कार्लोस पॉलिसी भी बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, राइट। देन एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। देन अगर एनिमलीज की बात करें तो हर्ड बिहेवियर, ग्रीड एंड फियर यानी कि जो भय और लालच की जो थ्योरी है उस पे में काम किया जाएगा। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज यहाँ पे, तो हमारे कुछ बेसिक ह्यूरिस्टिक्स हैं। जैसे सबसे पहला है लॉस अवर्जन। बहुत डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। लॉस अवर्जन का आम भाषा में मतलब होता है हानि से बचना, एक ऐसा मानसिक शॉर्टकट जो हमें हानि से बचा सके। ये वैसे थॉट प्रोसेस, वैसे ख्याल हमारे दिमाग में होते हैं जो कि हमें किस तरह से लॉस बचाना जाएगा, यानी कि इस पे वैसे तो हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अभी आगे के वीडियोस में, आगे के स्लाइड्स में। डिसअपॉइंटमेंट अवर्जन क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट का तो होता है निराशा। निराशा से कैसे बचा जाए या आमतौर पर हम निराशा से कैसे बचते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक्स ये क्या होती हैं? हमारे साथ कई एक सेट ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं, कई स्थितियां सिचुएशंस हमारे साथ हो चुकी हैं, तो वो एक चीज दूसरी चीज पे कैसे हमारे निर्णयों को स्थापित करती है वो रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक्स कहा जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेमिंग बायस यानी कि एक ही शब्द को या एक ही वाक्य को, एक ही स्टेटमेंट को किस तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, प्रस्तुत प्रस्तुत करूं, जिससे कि जो आपका समझने का जो आपके डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय है, वो बदलाव आ जाए उनमें, राइट। तो उसको फ्रेमिंग बायस कहते हैं। सेल्फ सर्विंग बायस बहुत शानदार है, ये बेसिकली बताता है कि जो भी इस दुनिया में अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, अगर कुछ खराब हो रहा है तो मुझे छोड़ के बाकी जितने भी एक्सटर्नल चीजें हैं वो सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। या इसको हम सेल्फ सर्विंग को बेसिकली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वयं के लिए या स्वार्थी भाव से सोचना,
राइट। मनी इल्यूजन क्या होता है? मनी यानी कि धन का भ्रम। मनी इल्यूजन जो कि वास्तविक मूल्य को ना बता करके पैसों को, उसकी वर्तमान कीमत को ही उसका वास्तविक मूल्य मानना, वो मनी इल्यूजन कहलाता है। इसमें कुछ एनोमलीज हैं, बेसिकली तीन एनोमलीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एंडाउमेंट बायस। मैंने किसी चीज को अपने पास लंबे समय तक होल्ड किया है, तो मैं उसके लिए कुछ विशेष कीमत चाहता हूं, उसको एंडाउमेंट बायस कहते हैं। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, आप भी उसके बदले में हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, दैट इज रेसिप्रोसिटी। राइट। इस पे और डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे। मोमेंटम इफेक्ट का मतलब कोई चीज अगर ऊपर जा रही है तो वो ऊपर ही जा रही है, कोई चीज अगर नीचे आ रही है तो वो नीचे ही जा रही है। मैं बेसिकली शेयर्स के प्राइस के रेफरेंस में इसकी बात कर रहा हूँ कि मार्केट टॉप पर है, ऊपर है, तो वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो डेफिनेटली तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। तो इस पे हम बहुत डिटेल में चर्चा अभी करने वाले हैं। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है सबसे, अभी तक अगर आप लोगों ने पेन और पेपर नहीं लिया है, मेक श्योर आप पेन और पेपर लेकर के बैठें। राइट। ये वीडियो में बहुत स्लो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप चाहें तो इसको 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हैं। राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हेरिस्टिक वन पे जब हम चर्चा करेंगे तो एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, आप मुझे समझ के बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेशन आपकी उसके रिगार्डिंग रहेगी। एक व्यक्ति है जिसने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में अपना जो है निवेश किया है, अपना इन्वेस्टमेंट किया है लगभग सारा। राइट। अब उनको ये लगता है कि जितनी भी लार्ज कैप स्कीम्स में जितने भी शेयर्स हैं, उस कैटेगरी में जितनी भी चीजें आती हैं, उन सबका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल सेम है। या फिर वो कह रहे हैं कि सर लार्ज कैप कैटेगरी में 5 स्टॉक्स हैं, 5 शेयर्स हैं, उन सबका रिटर्न्स और रिस्क प्रोफाइल जो है बिल्कुल सेम, यानी सेम, सारे लोग सेम एक्सपेक्टेड सिमिलर रिटर्न्स दे रहे हैं। क्या उनका ये सोचना ठीक है? हाँ या ना? आप जवाब को अपने मन में सोच लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या उनका ये सोचना सही है। जवाब है ना, ये सोचना उनका ठीक नहीं है। राइट। इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। राइट। ये थोड़ा सा अभी पुराना डेटा है, इसको अगर आप देखेंगे। सो लार्ज कैप्स ने क्या किया है, अगर मैं CAGR की बात करूँ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूँ, तो 3 5 10 सालों में क्या हुआ है, मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थे वो 12.45 थे। राइट। और मिनिमम रिटर्न 3 साल में गए हैं -2.92। राइट। एवरेज आया 5.32। 5 साल में लगभग मैक्सिमम गया है 11.58, मिनिमम गया है 3.85, एवरेज है 7.97। तो कैसे इस बात को आइडेंटिफाई किया जाए कि सबके रिटर्न्स लगभग सिमिलर रहते हैं? ये चीज नहीं की जा सकती। राइट। हो सकता है किसी ने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो रिटर्न आया वो नेगेटिव में आ गया, अभी वो कैसे कंपेयर करेंगे दूसरे ऑल्टरनेट से? तो ये बात यहाँ पर हमें समझना बहुत जरूरी है कि लार्ज कैप कैटेगरी या मिड कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप कैटेगरी, किसी भी एक कैटेगरी के सारे स्टॉक्स सेम रिटर्न्स नहीं दे सकते या सिमिलर रिटर्न्स नहीं दे सकते। उनमें जो है डिफरेंसेस आपको देखने को इन टर्म्स ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। राइट। ये सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग होती है। क्लाइंट को क्या लगता है कि सर एक स्पेसिफिक कैटेगरी में सिमिलर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होता है, क्या ये सही है? जवाब है ना। सो ये अब तक हमने सबसे पहला हेरिस्टिक जो है वो डिस्कस किया। जैसे ही ये पहला हेरिस्टिक खत्म हुआ, रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक। राइट। तो अब बेसिकली हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जिसपे हमें चर्चा करनी है। राइट। सो रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक जैसे ही यहाँ पे एंटर होता है तो हम चर्चा करते हैं मिटिगेशन बेसिकली कैसे होगा इसका। अभी तक हमने रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक डिस्कस कर लिया, इसको कम कैसे करेंगे, इसका प्रभाव कैसे कम किया जाएगा, उस पर हम चर्चा करें। तो आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि क्या सर जो स्टेटिस्टिकली रेलेवेंट डेटा अवेलेबल है, क्या आपने देखा अपने पैटर्न्स को, उस पैटर्न को देखा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर नीड, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आमतौर पे। सो देखिए उनके जवाब क्या होते हैं। राइट। क्या वो कंसीडर कर रहे हैं इसको? अगर उनका जवाब है हाँ, आमतौर पे उनका जवाब ना होगा, क्योंकि अगर वो कंसीडर कर रहे होते तो ये सवाल नहीं पूछते कि सर सारे लार्ज कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उन सब में रिटर्न सिमिलर आएगा। राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। हेरिस्टिक 2 में जब भी हम डिस्कशन करते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे, सारी ऑडियंस से मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताइए इनमें से कौन सी लाइन बड़ी है, पहली वाली या दूसरी वाली? ज्यादातर लोगों के मन में जवाब आता है
फिर दूसरी वाली, बिकॉज इट लुक्स बिगर। नाउ टेक्निकली अगर हम देखें, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, दोनों सेम है, तो फिर ये दिख क्यों रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन है, कैसे उसको प्रस्तुत किया गया, उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है, वो बताता है हेरिस्टिक 2 में, राइट। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। आप अपने क्लाइंट्स को कुछ ऑप्शंस दो, जैसे एक हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर प्लान है, उसका एक ऑप्शन दो उसको, और उसको ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए जाएं कि सर या तो आप 35,040 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं, या फिर आप 96 रुपये पर डे जमा कर सकते हैं, रोजाना 96 रुपये, 96 रुपीज पर डे। क्या लगता है आपके क्लाइंट, आपको क्या लगता है कि आपका क्लाइंट इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनेगा? ऑप्शन नंबर 1 35,040 सालाना, या 96 रुपये पर डे रोजाना? और क्यों ऐसा चुनेंगे वो? अगर आप मान लीजिए इनमें से कोई भी ऑप्शन चुना, तो क्यों चुनेंगे, उसका कारण भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इन जनरल, बिल्कुल आम, अगर बहुत टेक्निकल मार्केट की नॉलेज आपको नहीं है, बहुत टेक्निकल मैथमेटिक्स में भी आप नहीं है, तो आम व्यक्ति जो है वो सबसे पहले 96 रुपये पर डे को चुनता है, क्योंकि उसको लगता है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब आसान है। 96 पर डे तो अपन कर सकते हैं, 35,040 ओहो ये तो महंगा पड़ जाएगा। टेक्निकली दोनों का कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे सेम, 96 पर डे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, विल फाइंड आउट कि 35,040 रुपये सालाना ही अमाउंट आएगा, अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन इतना आसान हो गया कि सामने वाले को वो अट्रैक्टिव लग रहा है, हमारे क्लाइंट को वो अट्रैक्टिव लग रहा है, राइट। दूसरा, एक व्यक्ति है जिसको 1 लाख रुपए का पे आउट हमें देना है, राइट। हमने अपने क्लाइंट को बोला कि सर हम आपको 1 लाख रुपए का पे आउट देंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आएगा 1 लाख का पे आउट? या तो आप 1 करोड़ 15 लाख रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस अपना रेडी कर लो, 1.15 करोड़ रुपीज का, ठीक है जी। तो हम आपको मंथली कितना दे देंगे? 1 लाख रुपीज। दूसरा ऑप्शन, आप 3250 रुपये, 3,250 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट कर दो आज से, और इन्वेस्टेड रहो उसमें। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन आपका जो क्लाइंट है वो चुनना प्रेफर करेगा? ऑप्शन नंबर 1, 1 करोड़ 15 लाख का कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट। ऑप्शन नंबर 2, 3250 रुपए की SIP। और क्यों चुनेगा? तो ज्यादा फीजिबल जो आंसर लगता है, जिसको क्विकली अगर चुना जाए, तो सर 3250 वाली SIP आसान है, हालांकि टेक्निकली दोनों सेम है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 आसान दिख रहा है कि सर 3250 की SIP तो आसानी से की जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। टेक्निकली दोनों सेम है, सो यू विल सी ये दोनों में सिचुएशंस सेम आपके पास देखने को मिलती हैं। दिस इज हाउ फैंटास्टिकली दिस रिप्रेजेंटेटिव बायस वर्क, बहुत शानदार तरीके से बेसिकली ये काम करता है। और ये समझना, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, तभी आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। सो क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है वो बदल जाता है, किस तरह से आपके ऑप्शंस को आपने फ्रेम किया, राइट। और ये पता लगता है जब हम करते हैं अगली अपनी बायस पे, दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग बायस। फ्रेमिंग बायस की अगर मैं बात करूं, फ्रेमिंग बायस जो सिंपल, जिसका मतलब बेसिकली आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि सर किसी भी विकल्प में, किसी भी ऑप्शन में आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है, उसके हिसाब से चर्चा की जाती है, राइट। मिटिगेशन कैसे किया जाएगा, कैसे कम किया जाएगा उसके प्रभाव को। सो आपके जो ऑप्शंस हैं, अपने क्लाइंट के सामने ऐसे फ्रेम करो जैसा रिस्पॉन्स आप चाहते हो, राइट। जैसे मैं चाहता हूं एक बेसिकली SIP बेचना किसी को, राइट। तो मैं उनको सीधे SIP की बात ना करके मैं उनसे कहूँ सर आपके पास दो ऑप्शन है, आप 1 लाख रुपए पर मंथ का अगर रिटायरमेंट पे पे आउट चाहते हो ना, आप या तो 1 करोड़ 15 लाख का अपना कॉर्पस रख लो पहले से ही कहीं से किया हुआ है, या फिर 3250 की SIP आज स्टार्ट करो, आपको 1 लाख का पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। तो ये डिफरेंसेस अगर आप समझा पाए, फ्रेमिंग क्वेश्चन की जैसी रहेगी, तो उस हिसाब से वो बेहतर आपके रिस्पॉन्सेज आपको दे करके जाएगा, और वही रिस्पॉन्स देगा जो एक्चुअली आप देखना चाहते हैं। सो फ्रेमिंग का जो मिटिगेशन है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल है बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट है, इन्वेस्टर्स हु हैव फेयर्ड बैडली विल टेंड टू अज्यूम हायर रिस्क। मतलब ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको लगता है कि नहीं यार अपना तो खराब ही हुआ है, वो ज्यादा बेटर रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। जिन लोगों ने बेहतर किया है अभी, राइट, अभी तक बेहतर रिटर्न्स उनको ठीक ठाक आ रहे थे, वो कम रिस्क लेंगे। अब ये ना बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, विवादास्पद स्टेटमेंट है, इसको समझते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक बच्चा है,
एग्जाम देने जा रहा है और कुछ खास तैयारी नहीं है उसकी, 50 55 60% की उसकी तैयारी है। अब वो सोच रहा है कि कुछ तो इधर उधर करके अपन कर लेंगे, राइट। तो एक दूसरा बच्चा है, उसके ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है, 90% वो चाहता था उसके जो मार्क्स हैं वो 95% के आसपास आ जाए, बट उसने जो प्रिपरेशन की है वो 85 के आसपास की उसने प्रिपरेशन की है। सो जो 50 55% वाला बच्चा है जिसकी उतनी ही तैयारी है, वो कोशिश करेगा कि कहीं से चीटिंग कर लूँ, नकल कर लूँ, कहीं से कुछ पता लग जाए, किसी से पूछ लूँ, वो ये कोशिश करेगा, कर सकता है, राइट। दूसरा, जिसके 85% की प्रिपरेशन है, वो ऐसी कोशिश नहीं करेगा क्योंकि 85 तक तो उसको प्रिपेयर्ड है, लेकिन अगर उसने कुछ चीटिंग की कोशिश की, कुछ और किया, तो उसका साल खराब हो सकता है। उसको ये थॉट प्रोसेस है, राइट। सो जो ऑलरेडी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर या बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है। दूसरा एग्जाम्पल, क्रिकेट का अगर हम एग्जाम्पल है, 2020 में एक टीम है जिसके सिर्फ एक विकेट बचा है, 15 रन चाहिए 6 बॉलों में। आपको क्या लगता है, वो ज्यादा चौके छक्के मारेगा या मारने का रिस्क लेगा, या फिर एक दूसरी टीम जिसको 5 रन चाहिए, 6 बॉल हैं, 3 विकेट भी बचे हैं, वो ज्यादा लेगा? सो बेसिकली जिनके पास, जो ऑलरेडी अभी ऑल्टरनेट्स हैं, 3 विकेट हैं, वो सिंगल्स पे काम चलाएंगे क्योंकि 6 बॉल में 5 रन आसानी से लिए जा सकते हैं, नॉट दैट रिस्की। पर जिसके पास सिर्फ 6 बॉल हैं, 15 रन लेने हैं, विकेट भी 2 ही बचे हैं या एक ही बचा है, वो रिस्क लेंगे कि एटलीस्ट उसको मैक्सिमम तौर पे किया जाए। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन रहती है, बट स्टिल ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। थर्ड ह्यूरिस्टिक की जब मैं बात करता हूँ, थर्ड अनुमानी या संभावना की जब मैं बात करता हूँ, तो एक केस स्टडी है, राइट। आप अपने क्लाइंट को कुछ ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे स्कीम ए, इसमें 70% प्रोबेबिलिटी है कि 10% लॉस होगा, और 30% प्रोबेबिलिटी है कि 30% प्रॉफिट होगा। स्कीम बी, 30% प्रोबेबिलिटी है कि 12% लॉस होगा, और 70% प्रोबेबिलिटी है कि 8% प्रॉफिट होगा। आपको क्या लगता है आपका क्लाइंट क्या चुनेगा? इन जनरल, जो जनरली जो क्लाइंट्स चुनते हैं, वो क्या चुनेंगे सर? जहां पे लॉस के चांसेस कम हो, राइट। इन जनरल क्लाइंट क्या चुनेगा? स्कीम बी, जहां पे लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है, 12% लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 30%। लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको देखेंगे, सो दोनों सिचुएशंस जो हैं वो सेम है। दोनों में नेट रिटर्न जो आ रहा है वो 2% का ही है, राइट। सो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाई -10% प्लस 30% इंटू 30%, दोनों का जो आपको रिजल्ट आएगा वो नेट पे ऑफ आएगा 2% का। बट क्लाइंट ने क्या चुना? एज अ जनरली कस्टमर क्या चुनता है? जहां पे लॉस की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। ये थर्ड ह्यूरिस्टिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। रैशनल क्लाइंट्स क्या करता है? वो नेट पे ऑफ पे बात करता है कि सर चेक करते हैं एक्चुअली नेट पे ऑफ कितना आ रहा है। अभी डायरेक्टली नहीं बताएगा ऑप्शन नंबर 1 या 2, वो चेक करेगा। जो इर्रेशनल क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा सा लॉस को कम करने की बात करेंगे, लॉस को अवॉइड करने की बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब नहीं है, लॉस को बस कम करने की टेक्निकली बात कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं लॉस अवर्जन। ये थर्ड ह्यूरिस्टिक है जिस पे अभी हमने चर्चा की। अब इसका मिटिगेशन या कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस केस में। देखें, क्लाइंट्स की जनरली एक मनोस्थिति होती है, वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि सर लॉस को कैसे कम किया जाए, राइट। वो इस बात पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए एक्सेट्रा, वो कह रहे हैं लॉस कैसे कम किया जाएगा, उस पर मेजर चर्चा वो कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, सो जो पॉसिबिलिटी है लॉस की, वो दुगनी स्ट्रॉन्गर होती है, डबल स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन। यानी कि क्या फायदा होगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो इक्वल मैग्नीट्यूड की ही क्यों ना हो, चाहे उनकी संभावना बिल्कुल बराबर क्यों ना हो इस केस में, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इम्पैक्ट क्या होता है इसमें? ये क्लाइंट्स को बहुत रिस्क अवर्स बनाता है। क्लाइंट बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते इस केस में। वो कोशिश करते हैं कि सर इतना हो सके बचा जाए रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, राइट। नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स को बेचते नहीं है कि सर अभी तो लॉस है ना, कोई बात नहीं, बाद में इसको बेचेंगे, बाद में शायद प्रॉफिट आ जाएगा। ये सिचुएशन कई बार खराब हो सकती है आपके क्लाइंट के साथ, राइट। क्लाइंट्स क्या करते हैं? एक बिल्कुल स्टेटमेंट बेसिक काम, एक थॉट प्रोसेस है, उस पर काम करते हैं, टेक मनी एंड रन। कि सर
थोड़ा 10-20% भी 30% का प्रॉफिट बनाया, वहां से निकल गए, एग्जिट कर दिया मार्केट को। क्या ये ठीक है? जवाब है ना। क्योंकि यहां पर सिचुएशन क्या है, जब आपने एग्जिट किया आपको नहीं पता कि वो सही समय था। कई बार आपने एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट और ऊपर चला गया, तो उसका दुख होता है, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, राइट। कई बार ऐसा होता है कि उस पर और बेहतर स्टे करके और बेहतर प्रॉफिट बनाया जा सकता था, उस पर इन्वेस्टेड रह के और बेहतर प्रॉफिट बनाया जा सकता था, बट जनरली क्लाइंट्स के केस में, जो लॉस अवर्जन के केस में होते हैं, उनमें ऐसी चीज आपको देखने को नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे हेuriस्टिक 4 की। केस स्टडी है इसमें। आपका जो क्लाइंट है उसने एक म्यूचुअल फंड स्कीम को 30% CAGR पे रिडीम किया है, यानी जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट थी वो 30% थी। बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया उन्होंने। एंड जब उन्होंने विड्रॉल किया, उसके बाद रिडेम्पशन के बाद NAV जो है वो 10% से और बढ़ गई, राइट। अब वो कैसा फील होगा उस क्लाइंट को? यानी आपका क्लाइंट है, उसने एक म्यूचुअल फंड स्कीम को रिडीम किया है, उस पर 30% का CAGR आया, विच इज वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत शानदार। लेकिन जैसे ही रिडीम किया, उसके तुरंत बाद 10% से उसकी NAV और बढ़ गई। अब बताइए कैसा फील होगा आपके क्लाइंट को, और क्यों? दूसरी केस स्टडी। आपका जो क्लाइंट है उसको 25% रिटर्न उसने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में बनाए, ठीक है। और उनकी एक्सपेक्टेशन थी सिर्फ 12 से 15%, बट 25% का रिटर्न बना लिया। शुरुआत में बहुत खुश थे। फिर वो अपने एक दोस्त से मिले, वहां पता लगा सर कि उसने 35% का प्रॉफिट बनाया है। अब बताइए उनको कैसा फील होगा, और क्यों? ये बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है, बहुत व्यवहारिक सिनेरियो है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो जो आपका क्लाइंट है वो डिसअपॉइंटेड है, दुखी है यार। 30% के CAGR पे दुखी, यार वो रिडीम करते ही ना 10% से और बढ़ गया, NAV 10% से और बढ़ गया। अगर मैं रुका रहता ना तो वो 10% का भी फायदा हो जाता। यहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन 12 से 15% थी, बट कमाया 25%। बट जैसे ही अपने दोस्त से बात की, उसने 35%, 35% का रिटर्न कमाया। तो दुख है इस बात का कि उसने बेहतर कमाया। तो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि मैं कितना बेहतर कर रहा हूँ, मेरे आउटकम्स कितने अच्छे हैं। पॉइंट है कंपैरिजन का, कि जहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही कंपैरिजन किसी और चीज से, सिचुएशन से या किसी व्यक्ति से होता है, तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को इन दिस केस मिलेगा। रैशनल क्लाइंट्स क्या करेंगे, इस सारे आउटकम को इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल गोल्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न के केसेस में। जो इर्रेशनल क्लाइंट है, उन्हें लगता है कि इसने बेहतर बनाया है मुझसे, राइट। मैं थोड़ा रुकता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, तो वो आउटकम को ज्यादा बेसिकली प्रेफर करते हैं, कंसीडर करते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और कंपैरिजन वहां पे उनको बताइए कि सर यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता दोनों सिचुएशंस में। ये बात आपको अपने क्लाइंट को समझानी पड़ेगी बहुत डिटेल में, तभी उस पे बेसिकली आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे साइकोलॉजिकली। इसको कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट अवर्जन, राइट। ये थर्ड ह्यूरिस्टिक बेसिकली हम चर्चा कर रहे थे। अब डिसअपॉइंटमेंट अवर्जन में बेसिकली बात क्या होगी? कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर कि आपकी जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं, राइट। द फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन दैट फॉलोज द फेलियर ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू आउटकम्स। यानी जो आपके आउटकम्स हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन जितने नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आपके आउटकम वो नहीं है, उसको बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट अवर्जन, राइट। क्या ये रिग्रेट अवर्जन से डिफरेंट है, अलग है? रिग्रेट अवर्जन टोटली डिफरेंट होता है, राइट। वो क्या होता है? वो है कि सर मेरी पर्सनल चॉइस थी और मैंने अपना कोई एक ऑप्शन चुना, उस ऑप्शन में मेरा जो रिजल्ट है वो नहीं मिला, दैट इज रिग्रेट अवर्जन, राइट। क्या डिसअपॉइंटमेंट अवर्जन सेम है? नहीं, वो आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट अवर्जन क्या बताता है कि एक स्पेसिफिक आउटकम से सिर्फ मेरे को जो रिजल्ट है, जो मेरा जो रिस्पॉन्स आया है, मैं सिर्फ उससे डिससेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मैंने सिचुएशंस में या किसी व्यक्ति से कंपैरिजन किया है उसका। तो आपको डिससेटिस्फैक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो जब भी वो लोग जब भी किसी से करेंगे, compete करेंगे, वो डिसअपॉइंट जनरली देखने को आपको मिल जाएगा कि वो डिसअपॉइंटेड हैं उन सिचुएशंस में। तो इसीलिए क्लाइंट्स को थोड़ा सा प्रेफरेबली आप बताएं, फोरफ्रंट पे आके बताएं कि सर कंपैरिजंस हमें यहाँ पे नहीं करने हैं किसी दूसरे स्कीम रिलेटेड से, किसी दूसरे व्यक्ति के रिटर्न्स को देखकर। क्योंकि अब जब तक 25% रिटर्न मेरे आ रहे थे, मैंने जब तक अपने दोस्त से बात नहीं की, तब तक आई वॉज हैप्पी। जैसे ही मेरा डिस्कशन मेरे दोस्त से हुआ, आई वॉजेंट हैप्पी।
द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज मुझे लगा कि यार उसने मुझसे ज्यादा कैसे बनाया है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ऐसी चीजें आप ना करें। तो ऐसा नहीं है कि जब नेगेटिव आउटकम्स आए तभी आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले, पॉजिटिव आउटकम से भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। बड़ा एक पॉपुलर सेइंग है, मूवी देखी होगी हम सबने, थ्री इडियट्स, बड़ा पॉपुलर उसका डायलॉग है, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, बट जब दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। सो वो सिचुएशन सेम यहाँ पे आपको देखने को इस केस में मिलेगी, राइट। देन मिटिगेशन कैसे होगी, आपको क्लाइंट को समझाना है कि सर, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करें कि वो इस डिसअपॉइंटमेंट अवर्जन बायस में है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लें तो उसको बताएं कि सर यहाँ पर जो एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। आप अगर कंपैरिजन ना करें, आप अभी अपने अपने दोस्त के जो रिटर्न्स हैं उसको थोड़ा साइड में रखें, फिर आप देखें आपके इंडिविजुअल रिटर्न्स, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, रिटर्न्स पॉजिटिव आए हैं, मार्केट के हिसाब से बेहतर हैं, तो एक्चुअली वो ज्यादा बेहतर आएगा। तो उनको रैशनल डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हेल्प करें rather देन इमोशनल डिसीजन मेकिंग। तो ये काफी हेल्पफुल इन दीज सिनेरियोज में बेसिकली रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। हेरिस्टिक नंबर 5 ये क्या कहती है सर, ये बेसिकली बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल पे चर्चा करेगी। वो है कि सर आपके क्लाइंट हैं, उन्होंने 3 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बढ़िया स्कीम्स हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं। अब आपने कुछ ऑप्शंस उनको चुनने के लिए कहा, ठीक, आपने उनसे बोला कि सर बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं आपके, जितने भी 3 ऑप्शंस आपने चुने हैं, क्या राज है सर, मतलब इस सक्सेस का राज क्या है, कैसे, मतलब क्या चीज है जो इतना बढ़िया आपका ऑप्शन, बेसिकली आप पहले तो वो ऑप्शंस आप देंगे कि सर सक्सेस का राज क्या है, तो 3 ऑप्शन सर बताओ सर, कौन से इन 3 में से कौन से ऑप्शन हैं सर जो आपका सक्सेस का राज है और क्यों। सो जैसे ही आप ये बात कहोगे और फिर आप उनको कुछ ऑप्शंस दोगे, राइट, ऑप्शंस क्या देंगे हम, पहला, सर आपका टैलेंट, मतलब और फॉर साइड आपकी रिसर्च, आप कितना अच्छा रिसर्च बेसिकली कर पाए उसके हिसाब से आपने चुना, या फिर ये गुड लक था, या तीसरा सर मुझे नहीं पता। तो आपको क्या लगता है आपका क्लाइंट क्या चुनेगा? जाहिर सी बात है वो कहेगा सर मेरा टैलेंट था सर, मैंने मतलब आपको पता है मैं कितने आर्टिकल्स पढ़ता था, मैं मार्केट पे कितना ध्यान रखता था, मैं कितना ध्यान से मार्केट के आउटलुक को देखता था, और 30-30 दिन 40-40 दिन के मार्केट्स के सिनेरियोज को मैं देखता रहा सर, तो इतनी रिसर्च की मैंने सर, उसका रिस्पॉन्स आपको ये देखने को मिलेगा। Right? तो ये, इसके लिए घबराना नहीं है, इन जनरल ये देखने को मिलेगा कि सर मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कारण क्या है, मैं, मेरी रिसर्च, मैंने जितनी मेहनत की, आपको नहीं पता, मैं रात रात भर बैठ के मार्केट देखता रहा, सुबह उठते ही 8:30 बजे मैं मार्केट खोल लेता था, राइट, सुबह 8 बजे से एक्सेट्रा, एक कोई न्यूज चैनल लगा लिया, अब उसमें मैं रिपोर्ट सुन रहा हूँ, मार्केट आउटलुक देख रहा हूँ, लगातार कितनी मेहनत की है सर मैंने, कितनी रिसर्च की मैंने, तब जाके रिस्पॉन्स आया है, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल, आपके क्लाइंट ने 2 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों के रिटर्न्स नेगेटिव हैं, राइट। अब आप उनको पूछें कि सर मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ सर, बताइए इनमें से क्या कारण रहे कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेगेटिव आ गए। आपके टैलेंट में कमी थी, आप रिसर्च ठीक से नहीं कर पाए, आपने जो थोड़ा लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म सोच के आपने जो है रिस्पॉन्स ले लिया, या सर ये बैड लक था, मार्केट में ही दिक्कत थी, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, या पता नहीं सर कुछ तो बाहरी कुछ ऐसा था। अब क्या लगता है क्या जवाब होगा आपके क्लाइंट का? इन जनरल वो कहेंगे बैड लक था सर, मार्केट ही ठीक नहीं चल रही है, सबकी हालत खराब है, मैं ही क्या करूं, सबका ही रिस्पॉन्स गिरा हुआ है, राइट। सो ये क्या सिचुएशन है यहाँ पे, उनके हिसाब से, आपके क्लाइंट के हिसाब से, जो भी सक्सेस उन्होंने अचीव की अपने इन्वेस्टमेंट्स में, उन उसके पीछे उनकी खुद की रिसर्च, उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, वो सब था। जो भी नेगेटिव रिटर्न उसमें आया, जो भी नेगेटिव रिटर्न उन्होंने कमाया, उसमें उनकी रिसर्च और उनको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं उस नेगेटिव टर्म, वो सब उसमें लगे होते हैं। तो इसको बेसिकली एक स्पेसिफिक तरह का बायस है जिसको हम कहते हैं सेल्फ, राइट। ये आपको देखने को यहाँ पे हमेशा मिलता है, और जब भी ऐसा देखने को मिले तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है इस केस में, राइट। सेल्फ सर्विंग बायस बेसिकली इसको कहते हैं, तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना, ऐसा देखने को मिलेगा। क्या रैशनल क्लाइंट्स एक्चुअली ऐसा कहेंगे या करेंगे? जवाब है ना। रैशनल क्लाइंट्स देखेंगे कि एक्चुअल फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनके सक्सेस या फेलियर में। बट इर्रेशनल क्लाइंट्स है वो कहेंगे सर कि अगर सक्सेस हुई है तो सर मेरी खुद की रिसर्च है, मेरी खुद की मेहनत है,
फेलियर हुआ है सर तो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे सारे, मैं तो क्या करूं, इकोनॉमी ही ऐसी डाउन चल रही है, मार्केट ही डाउन चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, सबका ही रिस्पॉन्स ऐसा है, सबके ही जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। सक्सेस उनकी खुद की पर्सनल, फेलियर मार्केट कंडीशंस, बैड लक, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैं, ग्लोबल मार्केट, ये सब आपको देखने को मिलेगा, राइट। इसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। अगर ये देखने को मिला तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा इस पे, देखें। क्लाइंट्स टेंड टू टेक हाई अनवांटेड रिस्क, राइट। वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने को बेसिकली उस पे ताव में रहते हैं, और उनको बस एक स्टेटमेंट है, एक एटीट्यूड है जो उनका रहता है, आई नो एवरीथिंग। ये स्टेटमेंट जो है या जो एटीट्यूड ये जो है, ये आपको ले डूबेगा या क्लाइंट को ले डूबेगा अगर वो इस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं कि आई नो एवरीथिंग। ये सिचुएशन काम नहीं आती। इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, या तो हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेड करेंगे, लगातार बहुत रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या फिर बहुत वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे, यानी बहुत बड़े ट्रेड्स करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा बेचेंगे। दोनों ही सिचुएशंस यहाँ पे अगर हो सकती हैं, राइट। और ये सिचुएशन मैं आपको बताऊं कब हुआ ऐसा, ऐसा हुआ कोविड में। कोविड में जब मार्केट गिरा, इनिशियली सब लोग परेशान थे, बट देन क्योंकि लोगों के पास टाइम था, उन्होंने थोड़ा मार्केट को देखा और बाइंग करना स्टार्ट की, फिर उनको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हुए। अब मार्केट क्योंकि डिप में था तो वहां से उसको डेफिनेटली ऊपर जाना था, लोगों ने पैसा बनाया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, सभी पैसा बनाते हैं, तो आपने कुछ नया नहीं किया, सबने पैसा बनाया, तो सबको लगा कि यार मैं जो देख पा रहा हूँ मार्केट को, मेरी जो फोर साइटेडनेस है, दैट इज वेरी गुड, मैं बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज ला रहा हूँ, मेरी रिसर्च बहुत अच्छी काम कर रही है, सब कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे आ रहा है, तो उनको ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, आई नो एवरीथिंग। दैट इज नॉट गुड, ये बिल्कुल भी ठीक एटीट्यूड नहीं है, राइट। तो आपको ये समझाना पड़ेगा क्लाइंट किस चीज से सफर कर रहा है सर, मैं वही सुनूंगा जो मैं सुनना चाहता हूँ, राइट। और जब उनको ये लगेगा कि सर मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, मान लो किसी आर्टिकल में किसी एक स्पेसिफिक फंड के लिए दो लाइनें ठीक लिखी हुई हैं, राइट, 10-15 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से 2-3 पॉइंट उनके पॉजिटिव लिखे हुए हैं, तो वो कहेंगे देखो मैंने कहा था आपसे कि इस स्टॉक को मैंने खरीद रखा था, इस फंड का मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं ऑलरेडी आपसे कहता था, ऑलरेडी देखिए इसमें कैसे बेहतर रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। मिटिगेशन कैसे होगा सेल्फ सर्विस अवर्जन बायस का, तो यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा सबसे पहले तो ये कि सर आप ऐसे ऐसे सेल्फ सर्विंग जो अवर्जन बायस है आप उससे बेसिकली जूझ रहे हैं, या आप बेसिकली उसके प्रभाव में हैं। तो ये बहुत नुकसानदायक होता है, बट इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है, उसके कारण है। ये क्लाइंट को बेसिकली एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस आप जाएं तो इसमें क्या कर सकते हैं आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आप क्या कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, आप एक हैबिट बनाइए अपने क्लाइंट कि सर मैं हर 6 महीने में या हर 3 महीने में, जैसा भी आपको टाइम अवेलेबल हो अपने क्लाइंट के साथ, आप जाइए और हर इन्वेस्टमेंट का जो भी उन्होंने पिछले 3 महीनों में, पिछले 6 महीने में इन्वेस्टमेंट, उन सबका एनालिसिस कीजिए, राइट। पूछिए उनसे कुछ क्वेश्चंस, पूछिए, बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं जो आपको उनसे पूछने पड़ेंगे, राइट। क्या क्वेश्चंस हैं वो, कि सर ये जो पैसा है वो कैसे बना, वेयर डिड यू मेक मनी, कौन से स्टॉक्स में, कौन से इन्वेस्टमेंट्स में आपका पैसा बना, क्यों बना, राइट। कहाँ कहाँ पे आपने पैसा लूज किया, कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे जो आपके फेवर में थे या अगेंस्ट में थे, क्या गुड लक था, कौन कौन सी क्वालिटीज थी जब फेवर में आपके स्टॉक्स आए तो वो कैसे गए, व्हाट क्वालिटी दैट यू एग्जिबिट वेंट इन फेवर एंड विच डिड नॉट, कौन सी आपकी क्वालिटीज फेवर में गई, कौन सी नहीं गई, राइट। कौन से डिसीजन ने आपके सक्सेस और फेलियर पे कंट्रीब्यूट किया, राइट। सो आई विल डू एक्स थिंग्स इन द फ्यूचर एंड अवॉइड वाई थिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये चीजें करूंगा ताकि मेरा जो रिटर्न्स है वो बेहतर हो जाए, और ये चीजें नहीं करूंगा जिससे कि मेरे रिटर्न्स खराब हो। ये चीजें आपको मिटिगेट करने में बहुत हेल्प करेंगे आपके क्लाइंट के इस सिचुएशन को, राइट। देन बात करेंगे ह्यूरिस्टिक नंबर 6। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानियां जो मैंने देखी हैं वो मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे देखी हैं। जितने भी अब तक मैं इन्वेस्टर्स से मिला हूँ, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा 1-to-1 मीटिंग्स में या सेशंस में अपने मैंने देखा है, आई हैव सीन पीपल जिनको सबसे बेसिक प्रॉब्लम इस हेuriस्टिक में आती है, उनको नहीं पता कि वो इससे भ्रमित हैं, राइट। तो ये क्या है, केस स्टडी है,
आपका जो क्लाइंट है वो एक म्यूचुअल फंड स्कीम के कंपैरिजन कर रहा है 2016-17 और 2017-18 के मूवमेंट का, राइट, टाइम का। उसने देखा कि 2016-17 में जो एनुअल रिटर्न्स हैं वो 10% है, इन्फ्लेशन 6% था। 2017-18 में जो एनुअल रिटर्न्स थे वो 8% हो गए, इन्फ्लेशन 4% था। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज ही फील इज ट्रू एंड व्हाई? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है और क्यों ठीक है? किस में बेहतर रिटर्न्स उसने कमाए? इन शॉर्ट का सवाल है, उसमें कौन से वाले ऑप्शन में बेहतर रिटर्न्स कमाए? तो जब आप देखेंगे और आप उनको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए, द स्कीम गेव बेटर रिटर्न्स इन 16-17, 2016-17 में स्कीम ने बेहतर रिटर्न दिए, ठीक है, ऑप्शन ए, कंपेयर टू 17-18। ऑप्शन बी, स्कीम ने बेहतर रिटर्न दिए 17-18 में एज कंपेयर टू 16-17, ठीक है। और तो ऑप्शन सी है कि सर दोनों ने ही इक्वल रिटर्न्स दिए। क्या जवाब लगता है आपको, क्या जवाब आएगा आपके क्लाइंट का? इन जनरल जो उनका जवाब होता है वो कहाँ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ, कि सर 16-17 में ना अच्छे रिटर्न दिए, देखिए 10% रिटर्न आया ना यहाँ पे 16-17 में, और 17-18 में देखिए सिर्फ 8% रिटर्न आया, तो मेरा जो ऑप्शन ए है वो बेहतर रिटर्न दे रहा था। क्या ये सही है? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। किसी भी सिचुएशन में वो ठीक नहीं है। अब आप अगर देखेंगे, सो लोगों को बेसिकली अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फ्रेम में बात करें, सो इसको बोलते हैं नॉमिनल रिटर्न्स। लोग क्या कंपेयर करते हैं? नॉमिनल रिटर्न्स, कि सर ये 10% था फिर ये 8% हो गया, ये नॉमिनल रिटर्न है। क्या ये एक्चुअल रिटर्न है? नहीं। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा, जो कि नेट होगा। किससे नेट होगा? इन्फ्लेशन से। तो अगर आप देखेंगे मनी की जो पावर है, जैसे आज अगर मैं अपनी फैमिली को 30,000 रुपये पर मंथ के बेसिक खर्चे पे चला रहा हूं, तो क्या 5 साल बाद सेम फैमिली चला पाऊंगा 30,000 में? जवाब है ना। इन्फ्लेशन 5% से भी बढ़ा तो भी कम से कम 41-42 हजार रुपये पर मंथ चाहिए होंगे। सो यहाँ पर आपको समझना है कि जो नॉमिनल वैल्यू है उसकी परचेजिंग पावर के इक्विवेलेंट नहीं होती, डिफरेंट होती है। उनको लगता है नहीं सेम है, ऐसा नहीं है। तो 10% का रिटर्न जब उन्होंने कमाया तो उसमें कितना परसेंट आ रहा था? जो इन्फ्लेशन था वो था 6%, तो टेक्निकली 4% का रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना आया? 4%। जब 8% का रिटर्न कमाया तो कितना था इन्फ्लेशन? 4%। सो टेक्निकली वो भी 4%। तो दोनों में ही अगर आप देखेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न वो सेम है, दैट इज 4%। 4% का रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो जितने भी रैशनल क्लाइंट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको कि वो नॉमिनल रिटर्न्स हैं या रियल रिटर्न्स हैं। तो रियल रिटर्न्स पे ज्यादा आपको कंपैरिजन करना होता है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। और जो इरेशनल क्लाइंट्स हैं वो नॉमिनल रिटर्न्स पे बात करते हैं। इसको कहते हैं मनी इल्यूजन, जो मनी की वैल्यू में इल्यूजन पैदा करता है, राइट। जो धन की भ्रामकता है उसको पैदा करता है ये, राइट। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो आप पहले तो क्लाइंट को बताएं कि सर आप मनी इल्यूजन बायस से जूझ रहे हैं, उससे आप परेशान हैं, उनको ये समझाएं। उसके बाद उनको डिफरेंस समझाएं कि नॉमिनल रिटर्न्स क्या होते हैं और रियल रिटर्न्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल रिटर्न्स आपको क्या होते हैं, वो आप उनको एजुकेट करें उसके बारे में। जितना वो बेहतर समझेंगे उतना बेहतर आपके लिए हो जाएगा। और क्लाइंट्स को इनकरेज करें कि वो बेहतर रियल रिटर्न्स की तरफ जाएं, राइट। दो स्कीम्स में कभी भी कंपैरिजन करें तो उनके नॉमिनल रिटर्न्स में ना करें, उनके रियल रिटर्न्स में करें, वो ज्यादा हेल्पफुल इस केस में रहेगा, राइट। जितना जल्दी आप उनको ये बात समझा पाएंगे कंपैरिजन के लिए, उतना बेहतर आपका क्लाइंट हो जाएगा, उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी आपके क्लाइंट के साथ डेवलप हो जाएगी, राइट। देन अब हम बात करेंगे एनोमलीज एंड ग्रुप बिहेवियर के बारे में। एनोमलीज बेसिकली होता है विसंगतियां, इसका हिंदी में जो शब्दकोश का जो अर्थ है वो है विसंगतियां, या ग्रुप के बिहेवियर, या जो आमतौर पे जो लोग ज्यादा लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उस ग्रुप में क्या बिहेवियर आमतौर पे लोगों के देखने को मिलते हैं। सो एनोमली नंबर 1 है एंडाउमेंट। बेसिकली इसको पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। सो लोगों को लगता है कि सर हमने कोई चीज अगर ऑलरेडी रखी हुई है अपने पास लंबे समय से तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। वही सेम चीज मार्केट में मिल रही है बट उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं। हमारे पास जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि हमने लंबे समय से उसको ओनरशिप रखी हुई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने, मान लीजिए एक बॉटल है मेरे पास, राइट, ये बॉटल है फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बॉटल रखी हुई है अपने पास। ये बॉटल लेट से 100 रुपए की आती है, और
मैं इसको 4 साल से यूज कर रहा हूँ इस बॉटल को, या मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ इस बॉटल को। अब यही सेम बॉटल मार्केट में आपको मिल रही है लेट से 300 रुपए की, राइट। मुझे नहीं खरीदी, बट मैं अगर इसको बेचना चाहूँ तो मैं इसको 300 में नहीं बेचूंगा। मैं चाहता हूँ कोई मुझे इसके 500 दे जाए। क्या चाहता हूँ मैं क्योंकि इसको होल्ड करता हूँ और मैंने इसको इतने समय तक अपने पास रखा, तो मैं उसका प्रीमियम चार्ज करना चाहता हूँ। या दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने कोई कार अपने पास रखी है, 5 साल हो गए, मेरी पहली गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ उसको, मुझे बड़ा मजा आता है चलाने में, मेरे बड़े इमोशंस जुड़े हैं उससे। अब वो गाड़ी मार्केट में 5 लाख में मिल जाएगी, बट मैं 5 लाख में नहीं बेचना चाहता। आई वॉन्ट समथिंग मोर देन दैट, मैं कुछ उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली एंडाउमेंट बायस कहा जाता है, कि मैंने होल्ड किया है। बहुत सारे स्टॉक्स क्लाइंट होल्ड करते हैं लंबे समय तक। जैसे किसी ने कोई XYZ कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे बहुत अपने शुरुआती दौर में, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो उसमें के बड़े इमोशनल कटआउट्स जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं बेचेंगे, ये फेयर वैल्यू नहीं है उसकी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन सेल में और प्राइस ऑफर टू बाय द सेम थिंग, वो हमेशा एक्सपेक्टेड प्राइस सेल का ज्यादा होता है, क्योंकि उससे इमोशंस हमारे जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। मैंने होल्ड किया है इतने लंबे समय तक, मेरे पास था वो, इसके लिए मैं उसको महंगा बेचना चाहता हूं, मुझे लगता है उसकी कीमत ज्यादा हो गई है। एनिमली नंबर 2 है कि जब भी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, तो आप हो सकता है और ज्यादा प्यार से मेरे साथ व्यवहार करें और अच्छा नाइस फ्रेंडली बिहेवियर करें। अगर मैं आपसे गुस्से में बात करूं या हॉस्टाइल एक्शंस में बात करूं, तो शायद आप और खतरनाक मुझसे जो है व्यवहार पे आ जाए, नेस्टी और इवन ब्रूटल जो है व्यवहार उसमें आ जाए, राइट। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, अभी भी आमतौर पे ऐसा होता है हमारे परिवार में, हमारी जो नेबरिंग फैमिलीज रहती हैं, वो कुछ नया उन्होंने बनाया और टिफिन में हमें या प्लेट में करके हमें हमारी फैमिली को कुछ दिया, राइट। तो वो प्लेट खाली अब वापस नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ वहां पे उसमें फिल करके, हम कुछ नया बना रहे हैं आज घर में, तो हमने वो फिल करके उनको दिया, खाली नहीं जाएगी। व्हाट इज दैट? इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी, राइट। पारस्परिक संबंध, जिसमें कहा जाता है कि जैसा मैंने आपके साथ व्यवहार किया, आप भी कोशिश करते हैं हम वैसा ही व्यवहार आपके प्रति जो है उसको दिखाएं। तो ये हमारे सामाजिक अच्छी प्रवृत्तियों का एक भाग है, कल्चर का एक हिस्सा है, जो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। इसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं, राइट। अब ये हमारे फाइनेंस में या आपके बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है। बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ रहे हैं हम, तो ये इन्वॉल्व होगा। मान लीजिए आपके क्लाइंट को कोई विशेष आवश्यकता है किसी चीज की, मान लीजिए उनको किसी इंश्योरेंस में क्लेम में कुछ हेल्प चाहिए, और आपके पास, मान लीजिए आप अगर जानकारी रखते हैं, वेरी गुड। आप जानकारी नहीं रखते हैं, आपके पास कोई कांटेक्ट है, सो हेल्प हिम और हेल्प हर, उनकी हेल्प कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो शायद आपको मॉनेटरी बेनिफिट या जो धन के रूप में जो बेनिफिट है वो शायद ज्यादा ना दे पाए, लेकिन रेफरेंस दे सकते हैं आपको, आपके क्लाइंट बेस को बढ़वा सकते हैं, आपको बेहतर क्लाइंट्स दिलवा सकते हैं। वो ये फायदा आपको यहाँ पे रेसिप्रोसिटी में देखने को मिलता है। तो वी रेसिप्रोकेट, हम परस्पर संबंध पे बेसिकली काम करते हैं, कि किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, किसी ने हमारी सहायता की है, तो हम भी किस तरह से उसकी मदद कर पाए, इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। एनिमली नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने बेसिकली फाइनेंस की पढ़ाई की है उनको पता होगा EMH क्या होता है। इसको बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सो प्राइस जो चेंज होता है, प्राइस चेंज शुड हैपन ओनली बिकॉज द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये बोलता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कि सर बाकी सब तो ठीक है, मार्केट में अगर प्राइस चेंज हुआ तो किस वजह से होगा, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की चेंजेस की वजह से। डिमांड बढ़ जाएगी तो उसमें प्राइस जो है उसका चेंज हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो भी चेंज हो जाएगा, या कोई नई इंफॉर्मेशन मार्केट में आ जाए तो भी यहाँ पर जो उसका प्राइस है वो चेंज हो जाएगा, राइट। बट जो प्राइस बढ़ रहा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, जो प्राइस घट रहा है वो घटता ही चला जा रहा है। ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों देखने को मिलता है? ये क्या किसी स्पेसिफिक न्यूज की वजह से ऐसा हो रहा है? मे बी यस, मे बी नो। क्या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से हो रहा है? मे बी यस, मे बी नो। इन जनरल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम इफेक्ट। स्टॉक्स का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिमांड एंड सप्लाई।
irrespective ऑफ एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, ये भी देखने को आपको इन जनरल मिल जाता है। इसको मोमेंटम इफेक्ट जनरली हम लोग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर करना क्या है, इन्वेस्टर्स जो नई इन्फॉर्मेशन पे रिएक्ट करते हैं, राइट, वो नहीं कर पाते उसको इनकॉर्पोरेट। सो लोगों को लगता है कि सर हमने 1 रुपए से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 10 रुपए पे हो गया। अब जो लोग यहाँ 10 पे एंटर कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जब भी हम इस पे चर्चा करते हैं अपने क्लाइंट्स को आप बताएं कि जो मोमेंटम इफेक्ट है उसके साथ ज्यादा आप आगे ना बढ़ें, या ज्यादा उसके साथ आप जो है छेड़छाड़ ना करें। इन्वेस्टमेंट्स को अपने कंटिन्यू रखें। अगर मान लीजिए कोई प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं। मैंने देखा है लोगों को, लोग क्या करते हैं कि सर मार्केट तो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, कांस्टेंट डंपिंग करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, फिर मार्केट वहां से गिरना शुरू हुआ। अब जब बढ़ रहा था तब खरीदा, जब गिर गया तब उन्होंने बेचा। तो इन जनरल लोग क्या करते हैं, लॉस बुक करते हैं इसमें। तो ऐसे सिचुएशंस ना हो। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स रखें, लगातार रखें। मार्केट बहुत नीचे गिर भी रहा है तो भी आपको चिंता की कोई ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि वो मोमेंटम इफेक्ट की वजह से जनरली नीचे गिर रहा है। तो आपको ये बात अपने क्लाइंट को समझानी है कि सर आपने एसआईपी कर रखी है, लमसम कर रखा है, मार्केट जब कितना भी नीचे जाए उसके बाद वो रिकवर करना स्टार्ट करेगा, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्लाइटली यहाँ पे रख सकते हो, बढ़ा सकते हो। इट विल हेल्प, राइट। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। पूरे सेशन में आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैक्सिमम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ यहाँ पे। और जो भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई भी और चीज़ें, यू कैन डेफिनेटली आस्क in the comment box or wherever you want. We would love to help all these things. So thank you so much for your patient listening. Thank you.